अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल से करवाते हैं सो दैट उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की जा सके। आई होप कि ये इंफॉर्मेशनल भी होगा और आप लोगों के लिए मोटिवेशनल भी। हम फ्यूचर में भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस, इंटरव्यूज और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन में हमें हैदराबाद से ज्वाइन किया है मिस महक सलीम जुनेजो ने। बड़ी टैलेंटेड इंडिविजुअल हैं। और आइए मिलते हैं इनसे और इनके बारे में और इनके यूनिक चैलेंज के बारे में, जो कि इतना रेयर है कि हमारी नाक़िस मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ यही एक इंडिविजुअल हैं जो इस चैलेंज से न बर्दाश्त माए। तो थैंक यू वेरी मच मिस महक कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला। एंड वेलकम टू आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप भी मुझे टाइम दे रहे हैं इस हवाले से, और मैं भी इसके बारे में बात करना चाहती थी। तो थैंक यू सो मच। हम्म। तो मिस महक, हमने डिटेल से आपका तारुफ तो कराया नहीं। हम इसीलिए नहीं कराया कि हम आप ही की जुबानी आपका तारुफ भी सुनना चाहेंगे। तो जरा जनरली हमें अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें, स्पेशली रिगार्डिंग योर एजुकेशन, स्कूलिंग, कोई अगर प्रोफेशनल भी थी आप। बाकी आपकी जो चैलेंज है उसको तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ही। बिल्कुल। मैं एमएससी केमिस्ट्री हूँ, प्लस बीएड हूँ। एक टाइम तक टीचिंग भी की है, केमिस्ट्री पढ़ाई है। उसके अलावा मैं रेडियो पाकिस्तान से एज ए एंकर, एज ए न्यूज़ कास्टर एक 1.5 साल मैंने वो भी किया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में थोड़ा थोड़ा टाइम दिया है, क्योंकि बेसिकली जहाँ जहाँ से मौका मिल रहा था अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को लेने का, वो सारी चीज़ें ट्राई की। और हम्म। फिलहाल अभी इस बीमारी को फेस कर रहे हैं, वीएचएल को, तो उस हवाले से मैं 3 साल से घर पर ही हूँ, क्योंकि डे बाय डे इम्प्रूव कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को इस काबिल कर सकूं कि दोबारा इन सब चीज़ों के लिए दोबारा अपने आप को रेडी कर सकूं। इंशाल्लाह। जी। तो हमें ये बताइए कि एक तो जो चैलेंज आपने मुझे बताया वो था भी बड़ा, एक तो नाम भी बड़ा मुश्किल था और VHL उसका एब्रीविएशन है लेकिन काफी मुश्किल नाम हाँ, था। मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है एक्चुअली क्योंकि ये वाकई मुश्किल है। और मुझे ये चीज़ मुश्किल बीमारी जो है, वो जो नाम से हम नहीं कह सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं, वो हो जाना, ये उससे भी बड़ी मुश्किल चीज़ है। हम्म। तो ये तो है, आप सही कह रहे हैं। हमें और हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि ये चैलेंज है क्या और इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि हमें तो बिल्कुल भी इस जब आपने मुझे पहली दफा बताया तो मैंने आपके जुबानी पहली ही दफा सुना था वाकई में। एक्चुअली इसको जब मैं मुझे ये डायग्नोज हुआ, क्योंकि सिम्टम्स तो पहले से थे, पता नहीं था कि ये क्या है। सिम्टम्स ऐसे थे कि सर में दर्द होता था, या पीछे बैक में दर्द होता था, ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन में प्रॉब्लम होता था, या एक टाइम ऐसा है कि मेरी आई साइट वीक हो गई थी। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स को नहीं पता चल रहा था कि ये हो क्या रहा है। जब आई साइट का प्रॉब्लम आया तो चश्मा लग गया, जब बैक का दर्द हुआ या नेक का दर्द हुआ तो उन्होंने कहा ये मोहरों का दर्द है। अब हुआ ये कि एक टाइम तक, क्योंकि मैं स्टूडेंट थी, तो मैंने मेडिसिन वगैरह लेना शुरू की। उन्होंने कहा आप तकिया छोड़ दें, हो सकता है आप तकिए की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, तो मैंने ये भी किया साथ साथ। लेकिन कुछ फायदा हो नहीं रहा था इससे। लेकिन टाइम टू टाइम ये चीजें हो रही थी, तो टाइम गुजर रहा था, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन गुजारे लायक था। समाओ के मुझे लगा शायद मेरी वीकनेस है, मैं कुछ ठीक से खा पी नहीं रही, या आपको पता है ना, जो हम जैसी जनरेशन होती है वो खाने पीने की कितनी चोर होती है। और क्योंकि उस वक्त मैं जॉब मेरी ऐसी थी फुल टाइम की, तो खाना मोस्टली हम बाहर खाते थे। तो मम्मी मेरी यही कहती थी कि आपको जो है ना, वो खाना नहीं खाती हो, फ्रूट्स नहीं खाती हो, कुछ हेल्दी डाइट नहीं लेती हो, ये इस वजह से हो रहा है। तो मैंने मुझे में इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया इस चीज़ को, कि चलो ठीक है, देख लेते हैं। फिर जब ये होना शुरू हुआ वीएचएल मुझे, तो उसका जो मुझे बेसिकली इसका प्रॉब्लम शुरू हुआ जब मुझे प्रेगनेंसी हुई।
शादी के बाद भी सब ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हुआ कि फोर्थ फिफ्थ मंथ में आके मुझे कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स होने लगे, जिसमें मेरे जो पैर हैं, लेग्स हैं मेरी, उन्होंने जो है सेशंस छोड़ दी। अब यहाँ के डॉक्टर्स जो आगा खान में थे, केस मेरा वो डील कर रहे थे प्रेगनेंसी का, तो मैं उनकी तरफ गई। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही, आप कराची जाएं, आप वहां से पता करें डॉक्टर्स को, अगर वो रिटर्न में हमें देते हैं तो फिर हम आपका केस एज अ प्रेग्नेंट वुमन लेते हैं। तो मुझे कराची जाना पड़ा, डॉक्टर्स को ढूंढना पड़ा। पहले तो ये चीज़ के डॉक्टर्स को ढूंढना था कि कौन से डॉक्टर्स हैं क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा अल्लाह ताला का एहसान था कि सबसे पहले मैं डॉक्टर फवाद से मिली। डॉक्टर फवाद के थ्रू मुझे जो है वो डॉक्टर रशीद जुमा मिले, जो कि उस वक्त, यानी इस वक्त पाकिस्तान में एक नाम है उनका, कि वो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के हवाले से जो है उनका, उनके लिए कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो मैं डॉक्टर रशीद जुमा से मिली। उन्होंने मुझसे बात की, मुझसे पूछा है कि क्या सिम्टम्स हैं, कब से हैं, प्रेगनेंसी के दौरान आप क्या फील कर रही हैं, ये सारी चीज़ें थी। एंड देन सडन उन्होंने मुझे कहा कि एमआरआई करवाएं। तो मैं थोड़ी सी डर गई कि एमआरआई क्यों, मतलब एक नॉर्मल इंसान को पता चले कि आप एमआरआई आपका होना है तो आप वैसे ही डर जाएं, और वो भी मेरे जैसा इंसान जिसको इंजेक्शन से भी डर लगता है। अब मुझे एमआरआई के रिजल्ट से डर नहीं था, लिटरली मुझे इंजेक्शन के से डर था कि मुझे इंजेक्शन लग दिया है। हम्म। तो समहाउ मुझे मना लिया गया वहां पर। अब मैं एमआरआई रूम के बाहर खड़ी हूँ और मेरे पेरेंट्स मुझे मना रहे हैं कि कोई मसला नहीं, इंजेक्शन लगेगी, कोई दर्द नहीं होगा। और मैं जो वहाँ स्टाफ मौजूद था वो मुझे मना रहा है कि कुछ नहीं होगा, एक इंजेक्शन होगी, आपको आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं। अब मुझे उस एमआरआई मशीन को देख के डर लग रहा है, क्योंकि जाहिर है मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, ये नई चीज़ थी मेरे लिए, और मैं उसको देख देख के डर रही थी कि ये क्या होने वाला है। फिर समहाउ मैंने अपने आप को मनाया कि सब ठीक है, करवाते हैं। करवाया तो पता चला कि मुझे स्पाइन में एक ट्यूमर। हम्म। अब वो ऐसा मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है, आई डोंट नो साइकोलॉजिकल है क्या है, कि मैं ना ऑन द स्पॉट रिएक्ट नहीं कर पाती। जो कि बड़े हम्म। बड़े डिजास्टर्स जो होते हैं उनका रिएक्शन मुझसे नहीं दिया जाता। तो जब मुझे पता चला कि मुझे ट्यूमर है, तो आई वाज लाइक ये क्या है, मतलब ये कब हुआ कैसे। तो मुझे हम्म। ये टेंशन थी कि ये क्या हो रहा है, और मुझे रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या रिएक्शन दूं। मेरे जो मेरे पेरेंट्स हैं वो इतना परेशान। देन हमने डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर से ओपिनियन लेना शुरू किया कि शायद हो सकता है रिपोर्ट्स गलत आई हों। एक आध हम्म। दफ़ा दोबारा हुआ, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हुआ, देन फिर आगा खान में हुआ। तो फिर फाइनली पता चला कि ट्यूमर है, और ये इतना सीरियस है कि आप, मेरी सर्जरी अभी, यानी कि तब तक मुझे प्रेगनेंसी का आई गेस फिफ्थ मंथ शुरू हो चुका था, फिफ्थ मंथ में इमरजेंसी में मेरी सर्जरी करनी पड़ी स्पाइनल कॉर्ड की। तो हम्म। वो बहुत टफ था, इतना टफ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं, कैसे रिएक्ट करूं। और मेरे हस्बैंड यहाँ पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। उनको जब वहां पता चला कि ये सब हो रहा है, तो वो भी एकदम हक्का बक्का कि अचानक हुआ क्या। मेरे इन लॉज एकदम परेशान जब उनको पता चला कि ये सारी चीजें हुई हैं। और एक चीज होना, पर प्लस प्रेगनेंसी में आके इतना बड़ा सर्जरी का डिसीजन लेना, ये दोनों चीजें बहुत चैलेंजिंग थी, और सब समझ रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि क्या। मेरे हस्बैंड आज तक भी ये कहते हैं कि अगर वो सर्जरी ना होती तो शायद तुम चल पाती, हो सकता है कुछ हम्म। ऐसा हो जाता, अगर मैं हम्म। होता पाकिस्तान में तो मैं ये ना करने देता। हम्म। वो सब चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से कोई मदद आई, और मैंने ये डिसीजन लिया कि हाँ मैं ये सर्जरी करवाऊंगी। हालांकि मेरे पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे। सबसे बड़ी चीज़ कि बेबी का बहुत बड़ी टेंशन थी कि क्या ये सरवाइव कर पाएगा, ये सर्जरी उसके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, वॉट एवर जो भी टेंशन्स होती हैं उसका। हम्म। फिर हुई ये सर्जरी, और नहीं पता चल रहा था कि बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि उस वक्त बॉडी पूरी सुन्न थी। आफ्टर सर्जरी डॉक्टर मुझसे मिलने आए, स्टाफ मुझसे मिलने आया, मैं उनको पहचान रही थी, लेकिन बॉडी बिल्कुल सुन्न थी, नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चल रहा है। देन फिर मेरी फिजियो वहाँ से शुरू हुई, फिजियोथेरेपी। और फिजियोथेरेपी के दौरान उन्होंने मुझे डे वन पे ही उठा के बिठाना शुरू कर दिया। तो मैं बैठ भी गई, मतलब बेड से चेयर पे उन्होंने मुझे बिठाया और मैं बैठ गई। लेकिन जब मैं घर पहुंची, मतलब 2-3 दिन बाद,
तो हम्म। वो मुझसे हो नहीं पा रहा। मतलब उठ के बैठना बहुत मुश्किल, क्योंकि वेट इतना बढ़ गया था प्रेगनेंसी में, 5th मंथ में ही मेरा वेट इतना बढ़ गया कि मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा था। अब कोई भी डॉक्टर आए और मुझे कहे कि आप पैरों पे अपने जोर दें, तो जिससे उठ के बैठा नहीं जा रहा, तो वो पैरों पे कैसे जोर दे। तो इस हम्म। टाइम ड्यूरेशन में कुछ गलतियां मेरी भी थी कि मैंने हिम्मत नहीं की, क्योंकि बॉडी मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। मैं शायद उस तरह से अपने सेंसेस में नहीं थी, क्योंकि सर्जरी प्लस प्रेगनेंसी, फिर मेडिकेशन इतनी सारी, फिर ये सारी टेंशन्स, तो वो टाइम ऐसा गुजरा कि मैंने बेड पे गुजारा। मैं उठ के हम्म। बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल। ऐसे में मेरी सिस्टर्स ने, मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। मैं टफ लेकिन था अभी लेकिन तक इस पॉइंट तक वीएचएल नहीं डायग्नोज हुआ था, या इसका नाम? हुआ। हुआ बिल्कुल, ओके। वीएचएल ही डायग्नोज हुआ इस तरह से कि ओके। उन्होंने सिम्टम्स चेक किए। जो कि ट्यूमर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ज़रा डॉक्टर्स को पता चलता है कि ये किस तरह का ट्यूमर है। तो उसके हम्म। थ्रू उनको पता चला कि ये वीएचएल है। इसके सिम्टम्स ये हैं, मुझे मेरी सेंसेशंस खत्म हुई, वो किस बेस पे खत्म हुई, उनके थ्रू, डॉक्टर ऋषि जुम्मा के थ्रू मुझे पता चला कि मुझे वीएचएल का ओके। प्रॉब्लम और है। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा, वीएचएल को हम थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर दें, आप खुद ही कर दें। वॉन हिप्पल लिंडवा सिंड्रोम, कुछ इस तरह का यस। नाम मैंने काफी जी मुश्किल जी से जी, कुछ प्रोनाउंस इस तरह का सीखा। है। हाँ, आप ही ले लें, मैं नहीं ले रही। ये इतना मुश्किल है। हाँ, हम्म। तो ये बिल्कुल VHL इसी तरह का है। और हम्म। इसके सिम्टम्स ये हैं, जैसे मुझे स्पाइन में हुआ, बहुत सारे लोगों को ब्रेन में होता है। और क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ कोई मेरे सामने पेशेंट है नहीं, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, रिसर्च की, कुछ इंटरनेशनल लोगों से मैं टच में हूँ। उनके थ्रू पता चला कि किसी को पेनक्रियास का प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेन में है, किसी के साथ आई में इशू है। तो मोस्टली पता चला, रिसर्च के थ्रू मैंने भी ये देखा, थोड़ा सा मैंने भी इसके बारे में पढ़ा, तो ये लेफ्ट बॉडी के लेफ्ट पार्ट को डैमेज करता है सबसे पहले। हम्म। लेकिन कुछ केसेस में कुछ लोगों से मैंने जब बात की, तो उनको, उनके थ्रू मुझे ये भी पता चला कि राइट पे भी ये हो सकता है। कोई ऐसा, हम्म। मतलब ऑफिशियली कुछ ऐसा नहीं था कि हम ये कह सके कि ये लेफ्ट बॉडी के लेफ्ट पार्ट को ही डैमेज करता है, ये राइट पे भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है। अच्छा, ये हमें बताइए कि जो आपके साथ ये सारे प्रोसेस में आप क्या समझती हैं कि आपकी पहले तो इनिशियल फीलिंग्स क्या थी जब ये हुआ, और उसके बाद एक एक बंदा है जो कि नॉर्मल टिपिकल बंदा है और वो अपनी फुल मूवमेंट के साथ हर तरफ घूम फिर रहा है, तो आपकी ट्रांजिशन को कैसे देखती हैं आपके, फ्रॉम अ पर्सन विद फुल बॉडी मूवमेंट टू अ पर्सन जिसकी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है या महदूद मूवमेंट हुई? तो और कितनी महदूद मूवमेंट हुई आपको अब अपनी डेली लाइफ में, क्या कोई असिस्टेंस लेनी पड़ती है? इसके बारे में भी हमें थोड़ा बताइए। जाहिर है, स्पाइन सर्जरी हुई तो सेंसेशंस नहीं थी। उससे पहले भी नहीं थी, इसी वजह से स्पाइन सर्जरी हुई सबसे पहले, तो मैं आपको ये बताऊंगी। हम्म। लेकिन जब हुई उसके बाद भी काफ़ी टाइम लगा, मुझे तकरीबन 1 साल लगा, क्योंकि उसके कुछ ही मंथ्स बाद मेरा फिर सी सेक्शन हुआ। फिर बेबी के बाद मैं टोटल बेड पे थी। अब जाहिर है स्टिचेस लगे हुए हैं पीछे, आप सीधा लेट भी नहीं पा रहे, आपको करवट से लेटना पड़ रहा है। अब उस करवट में मैंने एक गलती ये कर दी कि जो मेरा लेफ्ट बॉडी का पार्ट था, मेरी करवट टोटल उस पे थी। क्योंकि वजन ज्यादा था, तो वो हुआ ये कि थोड़ा सा बैलेंस डिस्टर्ब हो गया उससे मेरी बॉडी का। पहले ही लेग्स का तो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाता है स्पाइन की वजह से, लेकिन मेरे खुद की वजह से वो बैलेंस डिसबैलेंस हो गई। मैं उस तरह से, उसकी वजह से मुझे अभी तक भी प्रॉब्लम है लेग में। लेफ्ट जो मेरी लेग है वो थोड़ी सी वीक है टूवर्ड्स राइट लेग। आपने पूछा कि डिसेबिलिटी से पहले और डिसेबिलिटी के बाद। तो डिसेबिलिटी से पहले जाहिर है, जब हम नॉर्मल लोग होते हैं, हमें नहीं पता चलता ऑनेस्टली। और जब हम किसी को देखते हैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला किसी के ऊपर ऐसा वक्त ना लाए। पर्सनली कोई इससे रिलेटेड कोई ऐसी बात हो नहीं सकती कि हम कुछ बताएं कि भाई कैसा होता है, लेकिन जब गुजरती है, तो मैं फिर आपको ये कहूंगी, उस वक्त जब मेरे साथ ये हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। मैं रोई नहीं। हम्म। रिएक्शन तो दूर की बात, मतलब ऐसा होता है ना, आप दुख में होते हो, आप रोते हो, आप चीखते हो, वो नहीं था। लेकिन हाँ, ये था कि डिस्टरबेंस इतनी ज्यादा थी कि वो मूड्स में आ रही थी। हम्म। मतलब कहीं का गुस्सा कहीं निकल रहा था। तो शायद मैं कहूँ कि ये यहाँ मैं डिस्टर्ब हुई, और वो मैं बता नहीं पाई कि किस तरह से। लेकिन
बहनों पे गुस्सा निकल रहा है, समटाइम्स मियाँ पे गुस्सा निकल रहा है, तो वो ऐसे निकला। और डेली लाइफ में चेंजेस ये आए कि वो पूरा 1 साल मैं बेड पे थी। हम्म। जाहिर है आप मूव नहीं कर पा रहे, आप बेड पे हो, तो वो आपकी फ्रस्ट्रेशन होती ही है। वो जो एक गोल्डन मोमेंट था कि आप बेबी के साथ हो, आप हस्बैंड के साथ हो, वो चीज़ मैं एंजॉय नहीं कर पाई। जाहिर है इस चीज़ का दुख है बहुत ज़्यादा, कि वो चीज़ फील ही नहीं हो पा रही थी, बिकॉज हम्म। गुस्सा इतना था, डिस्टरबेंस इतनी ज़्यादा थी, इतना सारा मैस था। तो वो चीज़ याद आती है कि अगर ये सिचुएशन ना होती तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती। स्पेशली हम्म। जब मैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे लोगों की आजकल की वीडियोस देखती हूँ कि वो अपनी हम्म। प्रेगनेंसी, ये ना, ये एक फैशन चल रहा है, एक ट्रेंड ट्रेंड में चल रहा ये है, सारी एग्जैक्टली। चीज़ें, तो मुझे बड़ी, हाँ, मुझे बड़ी ये चीज़ फील होती है कि आई विश कि मैं एक नॉर्मल लोगों की तरह होती तो मैं ये चीज़ें बड़े अच्छे से एंजॉय कर पाती। हम्म। तो एक तो तो सबसे बड़ा नुकसान मेरा ये हुआ। दूसरा ये कि हाँ, उसके बाद फिर मुझे टाइम लगा रिकवर करने में। ऐसे में मेरे इन लॉज का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे अपने घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे हस्बैंड का स्टिल सपोर्ट है। तो तो आहिस्ता आहिस्ता ये था कि फिजियोथेरेपी के थ्रू रिकवर किया अपने आप को, और मैं वॉकर तक आई। अभी हम्म। अभी इस वक्त मैं वॉकर पे चल रही हूँ। आपने ओके। कहा डेली लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? लिटरली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है लोगों को जवाब देना कि अरे क्या हो गया, हम्म। क्योंकि इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक होता है ना, आपको हम्म। चोट लग जाती है, आप लोगों को बहुत इजीली बता सकते हैं कि भाई यूं हो गया, लेकिन इस चीज में क्या हो गया ये आप बता नहीं सकते। और अगर आप बताते हो तो सामने वाला आपको ऐसा घूरता है कि ऐसा भी होता है क्या, मतलब कि आप बिल्कुल हम्म। ही वॉकर पे आ जाए। तो ये चीज बहुत इरिटेट करती है समटाइम्स। हम्म। जी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह ये मैंने पहली दफा सुना, और हमारे इल्म के मुताबिक, आपके भी नॉलेज के मुताबिक, पाकिस्तान में और कोई इंडिविजुअल फिलहाल नहीं आपकी नज़र से गुजरा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम जो बाकी पॉपुलेशन है, कौन लोग, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी है जो कि एट रिस्क हो, जिनको ऐसा हो सकता हो, खुदा ना खास्ता। तो ऐसी कोई स्टडी है, कोई इंफॉर्मेशन है? देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उस हवाले से हो सक अल्लाह ना करे किसी के फैमिली में ये चीज़ आए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली इस हवाले से हेल्दी है। हम्म। पाकिस्तान में इस वक्त कोई पेशेंट, जहाँ तक मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ टच में हूँ, तो मैंने अभी तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा, ना ही इसके बारे में सुना। बड़ा इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की, गूगल किया डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हवाले से, लेकिन ऐसा जैसा कोई केस सामने मेरे अभी तक नज़रों के सामने नहीं आया कि मैं कहूँगी इसको देख के मुझे आसानी हो रही है, या मुझे देख के उसको आसानी हो रही है। एक होता है ना कि आपके हम्म। सामने अगर आप जैसा केस आ जाए तो आपको बड़ा हिम्मत मिल जाती है कि एक रास्ता मिल जाता है कि चलो अगर उसके साथ है तो मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम है, हम दो लोग एक जैसे हैं, कोई सा मसला नहीं है, आप एक अनोखे नहीं हो, इस दुनिया के आखिरी इंसान नहीं है आप। हम्म। तो ऐसा जैसा कोई मुझे नहीं अभी तक कोई ऐसी बात नजर आई या कोई ऐसा चीज, और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ना करे कोई हो ऐसा। हम्म। ये दुआ है मेरी। जी। हाँ, दुआएं तो हमारी भी यही है कि अल्लाह करे कि किसी को ये चैलेंज ना हो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये चैलेंज होता है, या किसी के फैमिली मेंबर को ऐसा चैलेंज होता है, तो आप क्या एडवाइस करेंगी या क्या मशवरा देती हैं उनको, लोगों को और उनके फैमिली मेंबर्स को? पहले तो मेरा एज अ पेशेंट जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं, अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा पेशेंट है और इनकेस अगर है और मुझे सुन रहा है या वहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, तो मैं कहूँगी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम पैनिक होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही जो ना भी नुकसान दे रही हैं वो भी देने लगती हैं। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा यही साथ शायद यही चीज़ थी कि मुझे जो चीज़ें फील नहीं हो रही थी तो मैं पैनिक हो भी नहीं रही थी वहां पर। मुझे गुस्सा था कुछ चीज़ों का कि इस एज में ये सब चीज़ें क्यों हो गई, जब मेरी नई नई शादी हुई तो ये सारी चीज़ें क्यों हो गई। बट मैंने उस हवाले से पैनिक नहीं थी मैं कि मुझे बीमारी हो गई तो ये क्या होगा। उस वक्त की बात बता रही हूँ जब ये करंट हो रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रिएक्शन नहीं दे पा रही थी, तो मेरे हम्म। लिए एक प्लस पॉइंट था। तो अब मैं ये कहूँगी कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना पेरेंट्स को ना पेशेंट को, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई डोंट नो कि उनका अगर कोई केस होगा तो वो किस तरह से सीरियस हो सकता है, बॉडी का कौन सा पार्ट हो सकता है।
इस हवाले से ये है कि जैसे डॉक्टर रशीद जुम्मा है, स्पाइनल कॉर्ड स्पेशलिस्ट हैं, ब्रेन के भी वही स्पेशलिस्ट हैं। आप वहाँ तक जा सकते हैं, वो आपको मज़ीद गाइड कर सकता है। टीम हम्म। वही उन्होंने ही बना के दी थी मुझे, कि मेरे जो प्रेगनेंसी के वाले से जो केस डील करेंगी वो कौन होंगी, या जो मेरे बाकी टेस्ट हुए थे उस दौरान जितनी भी टीम थी वो सब उन्होंने बनाई थी। मैं उनके उनसे तब मिली जब वो बोर्ड बैठा आगा खान का। हम्म। तो उस हवाले से वो डॉक्टर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में इस वक्त। चलें, उस तरह का काम नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि मैं पहला केस हूँ तो अभी तक आई डोंट नो। लेकिन उन्होंने डील किया, ये रिस्क लिया उन्होंने, और वो कॉन्फिडेंट थे इस चीज़ को लेके कि मैं भी सरवाइव कर जाऊंगी, प्लस बेबी भी सरवाइव कर जाएगा। दैट मीन्स उनका इतना स्टडी, इतना कॉन्फिडेंट तो वो थे कि उन्होंने हम्म। इतना बड़ा चैलेंज लिया। तो तो ये वैसे वीएफएल अक्रॉस द ग्लोब भी कैसे रिकवरी इसकी कितनी इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि रिकवरी के हवाले से जहाँ तक मैंने देखा है, अगेन मैं ये बताऊंगी जो कि मैंने इंटरनेशनल पेशेंट्स को देखा है, हम्म। रिकवरी वहाँ यही है कि जैसे जैसे ये होता रहता है आपकी सर्जरी होती रहती है, बस। हम्म। इसके यही एक ट्रीटमेंट है। इसके अलावा आपकी फिजियो, जैसे मैं हूँ, मेरी फिजियो थ्रू आउट चल रही है ताकि मैं चलने की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आ सकूँ, एक्सरसाइज की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जा सकूँ, हेल्दी डाइट, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसका एक प्रॉपर जो ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं ना, वो यहाँ पाकिस्तान में भी नहीं है, और वहाँ जहाँ मैंने चेक किया वहाँ भी नहीं है। वो लोग भी सिर्फ सर्जरीज पे सर्जरीज ही करवाते हैं। हम्म। तो मेरे ख्याल से कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट, तभी तो सर्जरीज पे सर्जरीज हो रही हैं, वरना तो एक मेडिसिन से, इन चीज़ों से भी कवर किया जा सकता था। लेकिन ऐसा जैसी कोई रिसर्च अभी तक हुई नहीं है जो यहाँ हम कहें कि भाई ये मेडिसिन हम यूज़ करें तो ये नहीं होगा, या इस मेडिसिन को इस तरह से यूज़ किया जाए तो ये इतना सीरियस नहीं होगा। इस तरह की हम्म। कोई चीज़ अभी आई गेस नहीं है ऐसी कोई। जी। राइट। अच्छा, अभी तो आप बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत रिलैक्स लग रही हैं, एटलीस्ट हमें महसूस हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझती हैं कि सोसाइटी को वीएचएल या किसी भी चैलेंज्ड वाले इंडिविजुअल्स कम्युनिटी को कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, और हम जो चैलेंज कम्युनिटी है उसको कैसे इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में ज्यादा से ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम बेहतरी करें अपने आप में। सॉरी, ये सवाल आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं? जी जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कम्युनिटी को आप क्या समझती हैं कि चैलेंज्ड वाले जितने भी इंडिविजुअल हैं, चाहे वो वीएचएल से हों या किसी और चैलेंज से हों, तो उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए, और इन लोगों को सोसाइटी में इंक्लूड करने के लिए, एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए हम एज अ सोसाइटी कैसे बेहतरी ला सकते हैं। पहले मैं ये जवाब दूंगी कि सोसाइटी में बेहतरी कैसे ला सकते हैं। इसके हवाले से बेहतरी इस तरह से लाई जा सकती है पेशेंट के हवाले से, या इस वीएचएल के हवाले से, कि मैंने कम्युनिटीज़ देखी हैं उनकी, हम्म। जो कि पेशेंट टू पेशेंट, उनके पेरेंट्स, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ काम कर रही हैं, तो वो उनके साथ टच में रहते हैं। फिर जो पेशेंट्स होते हैं वो वहाँ तक उनकी रीच इजी हो जाती है। यहाँ पर पाकिस्तान हम्म। का ये प्रॉब्लम है कि जैसे मैं हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से हेल्प मिल गई तो मैं डॉक्टर रशीद जम्मा तक पहुंची। हम्म। तो अब अगर डॉक्टर्स ऐसे मिल जाते हैं, या जैसे मैं बार बार उनका नाम इसलिए ले रही हूँ कि अल्लाह ना करे फिर वही बात है, कोई हो तो वहां तक पहुंच जाए, फिर वो हम्म। बोर्ड वो खुद बैठाएंगे, आपकी जो जो भी प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व करेंगे, डॉक्टर्स आपको वो खुद से प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से ये चीज़ आसान हो सकती है डील करना। ओके, हमें थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया कि हमारी लाइट जो थी वो धोखा दे गई हमें। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन जो रह गया था आपसे वो ये था कि आप कैसे देखती थी चैलेंज्ड कम्युनिटी को या किसी भी डिसेबिलिटी को इस सारे जर्नी से पहले अपनी, और अब आप कैसे देखती हैं चैलेंज्ड कम्युनिटी को या इंडिविजुअल्स विद एनी चैलेंज, पहले कैसे देखती थी और अब कैसे, थोड़ा कंपेयर करेंगी। पहले कैसे देखती थी, पहले इस बारे में बता दूं आपको। पहले इतना फील नहीं होती थी ये चीज़, बस उनको देख के दुआ निकलती थी कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात को आसान करें। वो ऑब्वियसली हम सबके साथ ये होता है कि हम उनके पेन को, उनकी तकलीफ को, उनकी जो टफ
रूटीन्स हैं, हम उनको नहीं जज कर सकते, हम उनको नहीं देख सकते, या हमें नहीं ख्याल आता है इस बारे में। तो क्योंकि अब मैं इस चीज़ को फेस कर रही हूँ, तो हर दिन एक नया चैलेंज है। क्योंकि इम्प्रूव की तरफ भी जा रही हूँ, लेकिन जितना इम्प्रूव कर रही हूँ उतनी थोड़ी सी चीज़ों को सीखने की कोशिश हो रही है, कि टेक्निक्स को सीखने की कोशिश होती है, कि अब अच्छा यहाँ पैर ऐसे रखा है, अच्छा वॉकर को ऐसे पकड़ा है, अब जब मैं स्टिक की प्रैक्टिस कर रही हूँ तो अच्छा इसको ऐसे प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं। प्लस इसको देखती कैसे हूँ, तो हाँ, चीज़ें टफ हैं मेरे लिए एज अ डिसेबल पर्सन अभी, क्योंकि मुझे नहीं लगता और ना मेरा इरादा है ये थ्रू आउट इसी तरह से रहने का। अल्लाह की ज़ात बहुत मेहरबान है, इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं दोबारा से चलने जैसी हो जाऊं। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इस बारे में। पर हम्म। क्योंकि मैं अभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो लिटरली ये बहुत टफ है। अ, हम जैसे लोगों के लिए घर से बाहर निकलना, बाहर से सिर्फ हॉस्पिटल तक जाना, क्योंकि ऑनेस्टली मैं जब हॉस्पिटल जाती हूँ तो इतने बड़े बड़े सीढ़े बने हुए हैं, और ना ऐसी अजीब सी व्हील चेयर्स हैं जिस पे आप बैठ नहीं सकते, और अगर बैठे तो आप उस पे धम 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 ऐसे हो रहे होते हो, तो आप खुद परेशान हो रहे होते हो कि यार ये क्या है, पहली चीज। प्लस हम्म। अगर आप सीढ़ियाँ बना रहे हैं या कोई सी चीज, तो आप उस, क्योंकि आप हॉस्पिटल में हैं या आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो उनको ये चीज थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। मोस्टली काफी सारे हॉस्पिटल में तो उनके स्पेसेस बने हुए हैं, आपके लिए अलग से रास्ता है। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल होने जा रही हूँ, तो मैं हो रही हूँ, तो अब मैं थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू किया है, दोबारा से दोस्तों से मिलना शुरू किया है। तो मैं एक चीज़ जो मिस करती हूँ वो ये कि ट्रैक्स नहीं बने हुए। हम्म। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ट्रैक्स बनाए जाएं, क्योंकि हर तरह के लोग मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग बाहर नहीं निकलना चाहते होंगे, थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश करने के लिए। अपने हालात हम्म। से बंदा थकता है तो दिल करता है आप कहीं बाहर जाएं, अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करें, लोगों से मिलें। हम्म। मोस्टली जो, क्योंकि मेरे जैसा केस जो कि सडन ये हो गया, तो लोगों की नज़रों में एक अजीब सा सवाल है, और उस सवाल का जवाब उससे भी ज़्यादा अजीब और मुश्किल है। तो पहले तो ये हम्म। चीज़ मुश्किल है। प्लस ये कि उसको देख कैसे रही हूँ मैं। तो मेरे एज अ पर्सन मुझे लगता है कि इन चीज़ों की कम्युनिटीज़ बननी चाहिए। इनके लिए अलग से जगहें होनी चाहिए जहाँ वो आराम से बाकी लोगों की तरह बाहर नॉर्मल होके आना जाना। यू नो अब मॉल्स इतने सारे बन गए हैं, तो वो सहूलियात जरूर मौजूद है, लेकिन मॉल से जब आप लिफ्ट तक जो जा रहे हो, तो वो जो स्पेस है उसको हम्म। कवर करना, जो व्हील चेयर पर है तो आप इजी हैं, और जो जैसे मेरे जैसा वॉकर पे है तो वो इतना स्पेस वो नहीं कर पाता। अब व्हील चेयर तो नहीं हम्म। यूज करती मैं, वॉकर पे तो मुझे बड़ी टफ चीज लगती है। हम्म। या अभी रिसेंट मैंने शॉपिंग की, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो सीढ़ियाँ चढ़ना। तो वो चीज़ मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ें पे काम हो जाएगा तो ज़रा ज़्यादा आसान हो जाएगा हम जैसों के लिए बाहर निकलना, या जो मेरे हम्म। जैसे और लोग हैं उनके लिए सोशलाइज करना। क्योंकि ये डिजीज, ये चीज़ ये इतनी टफ है कि बाहर जाना नीड हो गई है हमारी। आम लोग भी इतना नहीं जा सकते होंगे जितना हमें ज़रूरत पड़ती है कि आप थोड़ा सा बाहर जाएं मेडिसिन से, इस हम्म। कमरे के माहौल से थकन हो जाती है बहुत। लोग हम्म। मिलने आते हैं, दोस्त मिलने आते हैं, लेकिन बहरहाल आपका बाहर जाना भी जरूरी होता है। तो ये चीज मैं चाहती हूँ, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों पे काम होना चाहिए, और बड़े लेवल पे ये चीज के जैसे मेरे जो VHL का, जहाँ तक मैं कहूँ कि कम्युनिटीज बने, डॉक्टर्स इस पे काम करें, थोड़ी सी रिसर्च पाकिस्तान में भी हो, और एटलीस्ट किसी पेशेंट को डॉक्टर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, उसको पता हो कि ये स्पेस है, ये हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर है जिसके पास मुझे जाना है। रीच आसान हो जाए इस चीज़ की। ये चीज़ हम्म। मैं चाहूँगी कि इस पे काम होना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान में इस हवाले से कोई ऐसा अभी तक काम नहीं हो रहा। मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हेल्प मिली डॉक्टर के थ्रू मिली, तो अब आई डोंट नो कि वो डॉक्टर्स क्या काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेके मजीद। क्योंकि हम्म। मैं जिन लोगों से बाहर टच में हूँ, तो उनके तरफ बहुत सारा काम हो रहा है। वो डिफरेंट इवेंट्स क्रिएट करते हैं डिसेबल पर्सन्स के लिए, मैचेस हो रहे हैं, अगर जो व्हील चेयर पे हैं, उनके अलग मैचेस हो रहे हैं, जो वॉकर पे हैं, उनके अलग। वही छोटी छोटी एक्टिविटीज बड़ी मैटर करती हैं आपकी लाइफ में। तो ये हम्म। चीज़ें होनी चाहिए। मैं पर्सनली अवेयरनेस के हवाले से, अब जैसे मुझे जो थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से अवेयरनेस है, मुझे अगर किसी और पेशेंट को देनी है तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं वो चीज़ उनको प्रोवाइड करूंगी। लेकिन पेशेंट को कहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पर भी कोई मौजूद है जो ऑलरेडी इस चीज़ को फेस कर रहा है। तो इस हम्म। चीज़ के हवाले से थोड़ी सी नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है।
और मैं आपके चैनल के थ्रू या मज़ीद जो और लोग सुन रहे हैं उनको मैं कहूँगी कि प्लीज़ इस पे काम करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, ये कोई छोटी मोटी बुखार या नज़ला नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हम्म। इसके हवाले से मैं कहूँगी कि प्लीज़ इस पे काम किया जाए, प्लीज़। जी। राइट। तो आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किए वो की नुकात या पॉइंट्स जिन पे फोकस करने की ज़रूरत है, एक्सेसिबिलिटी के हवाले से भी, रिसर्च और अवेयरनेस के हवाले से भी। सो आई होप कि आप से हमारा इंटरव्यू काफ़ी लोगों के लिए इंफॉर्मेशनल के साथ साथ मोटिवेशनल भी होगा। और इंशाल्लाह। मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में आने को रजामंद हुई। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने एटलीस्ट इस इतने सीरियस डिजीज़ पे बात की, और इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इस मैसेज को आई होप के लोग सुने और समझें, और उनको डॉक्टर्स के हवाले से, जो मज़ीद ट्रीटमेंट के हवाले से थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो उनके काम आ सके आपके चैनल के थ्रू। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जी। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।